Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are live, we know that we are a bit late, but बच्चों finally we are live यार. थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था टेक्निकल, that is why I got late, but don't worry. आज हम लोग वापस आ गए हैं आपके लिए पावर सिस्टम का कोर्स लेके. और क्या बात करने वाले हैं आज, दैट इज टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर. तो लास्ट लेक्चर में कुछ पार्ट हमारा पेंडिंग रह गया था, उसको भी डिस्कस करेंगे. और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कितनी तरह के सर्किट ब्रेकर होते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें बात करेंगे. बट इससे पहले देबाशीष ने एक क्वेश्चन किया, सर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रीस्ट्राइकिंग में क्या डिफरेंस है. बेटा देखो, सप्लाई जो 50 हर्ट्ज की है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ARV, और जो LC ऑसिलेटर की बनने वाली वोल्टेज है वो है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट LC. मैंने बताया था सर्किट ब्रेकर में दो फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज और 1/2 पाई रूट LC. तो 1/2 पाई रूट LC वाली फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज कहलाएगी रीस्ट्राइकिंग, और आपकी जो एक्टिव रिकवरी है 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. चलो तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन, आज की जर्नी भाई. लेट्स गेट स्टार्टेड. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब ये तो बातें मेरे बारे में आप सभी लोग जानते हो बेटा, but what you need to know is that Unacademy is responsible for bringing all these initiatives for you guys. और Unacademy की बदौलत इस टीम का हर एजुकेटर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर पा रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी शुड बी रियली रियली थैंकफुल अबाउट. तो बेटा इसी बात पे Unacademy के लिए दिल बन जाना चाहिए. Unacademy is not only an organization, it is a revolution, it is unmatchable, unbeatable and uncomparable. अब बेटा अगर आप लोगों को Unacademy के फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस करना है तो आप ना सिर्फ इस YouTube चैनल पे बल्कि Unacademy ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो, जहां आपको मिलती हैं फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज और Unacademy कॉम्बैट. तो बेटा अगर वहां एक्सेस करना है तो Unacademy ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, और कोई भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करके यू कैन यूज द इनवाइट कोड अंकित ESE टू एक्सेस दैट इनिशिएटिव. इसके अलावा यार देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको यहां मिल जाएंगी. अभी डेली दोपहर 12:30 बजे मैं नेटवर्क के PYQ लगवा रहा हूं. अगर मेरे साथ PYQ सॉल्व करना चाहते हो तो अपकमिंग स्पेशल क्लास में लिंक मिलेगा 12:30 बजे. नेटवर्क के लिए सब लोग जुड़ जाएंगे. इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, हमारा ये लिंक है जिसपे इस चैनल के सारे वीडियोस, उनके लेक्चर PDF आपको मिलेंगे. तो यू डोंट नीड टू मेक एनी नोट्स, यू विल गेट एवरीथिंग हियर. इसके अलावा देखो, आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो. प्लस पे आपको क्या मिलता है, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स आपको मिलता है. कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक. और सिर्फ यहीं क्यों रुके, अगर कोई डाउट आ जाए बेटा, डाउट भी आपका आंसर किया जाता है. और एक सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, हर तरह का बैच मिलता है. कोई क्लास मिल जाए, कोई क्लास अगर आप लोगों की छूट जाए तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड. और अगर इससे भी मन ना भरे तो इसके एक कदम आगे है आइकॉनिक, जहां मिलेगा एक पर्सनल कोच. ये पर्सनल कोच बनवाएगा पूरी स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लानर, ठीक है, कि क्या आपको कब पढ़ना है, क्या टाइम टेबल है. स्टडी बूस्टर सेशन, भाई यहां टीचर्स आप पे पर्सनल अटेंशन देंगे. पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएंगे. आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा. और बेटा यहां पे एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करती है. तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, यू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट ऑन बोथ. तो बेटा कोड एक, प्लान अनेक, फ्री पे, प्लस पे, आइकॉनिक पे, सब पे डिस्काउंट मिलता है आपको यूजिंग द कोड अंकित ESE. और अभी ये डिस्काउंट बेटा 10% है, बट बहुत ही जल्द ये होने वाला है 5%. इससे पहले ज्वाइन कर जाएंगे. इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, हमारा ये नया बैच स्टार्ट हुआ है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट फॉर इलेक्ट्रिकल. सिमिलरली वी हैव स्टार्टेड अ बैच फॉर ECE. यू कैन यूज द कोड अंकित ESE टू गेट 10% डिस्काउंट. ओके, अब अंकित ESE से यार आपका 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600. मैं रिकमेंड करूंगा 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ता है.
और आप इसको ईएमआई पे परचेज कर सकते हो। ईएमआई डेबिट कार्ड पे अवेलेबल है, विदाउट एनी इंटरेस्ट आप 12 इक्वल ईएमआई में पे कर सकते हो। आइकॉनिक के लिए जाओगे तो 1 ईयर का फीस होगा यार 45,225 और 2 ईयर का होगा 66,600। आई वुड रिकमेंड कि आप 2 ईयर के लिए जाइए ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम आए एंड यू कैन पे इन टर्म्स ऑफ ईएमआई। तो यार आज का सेशन शुरू करने से पहले हमारा एक मोटिवेशनल कोट, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो यार देखो, तैयारी का ना जो पहला कदम होता है वो सबसे मुश्किल होता है। कोई भी नए काम की शुरुआत मुश्किल होती है, उस काम को करना मुश्किल नहीं है। तो बेटा जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना कि यार नहीं, मुझे लाइफ में अचीव करना है, मुझे करना ही करना है, और उसके लिए अपना पहला कदम उठा लेते हो, तो फिर बेटा आगे की जर्नी ना ये फर्स्ट स्टेप से आसान होती है। मैं ये नहीं कहूँगा आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन बेटा आगे जो मुश्किलें आएंगी ना वो ये पहले कदम के मुकाबले काफ़ी ईजी होंगी। ठीक है, काफ़ी ईजी होंगी। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बेटा कि आप लोग पहला कदम उठा चुके हो, तो आप लोग अपना जो मुश्किल वाला पार्ट था वो ऑलरेडी कर चुके हो। अब आगे की जर्नी ये डिसीजन लेने के मुकाबले ज़्यादा आसान होगी। बस इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो अटेंड करते रहना लेक्चर्स को मिस मत करना, वरना बाद में बहुत समस्या आएगी। इतना कोर्स कलेक्ट हो जाएगा कि वाइंड अप नहीं कर पाओगे। तो ओके, तो आप लोग स्टार्ट कर चुके हो, तो बेटा आगे बढ़ने का सीक्रेट यही है कि शुरू तो करें। शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाओगे। यार आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इस लेक्चर का भी और पिछले का भी, डोंट वरी। जनक देखो, अभी एटीसी की तो डेट क्लियर नहीं है, किस डेट में आ रहा है। मान लो किसी कारणवश डिले हो गया, ईएससी की तो डेट आ चुकी है, तो बेटा फिर फंस जाओगे, इसलिए ईएससी साथ साथ करना पड़ेगा। चलो, अब यार लास्ट टाइम मैं आपसे बात करने वाला था करंट चॉपिंग फिनोमिना के बारे में। करंट चॉपिंग फिनोमिना, अब देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस स्विचिंग समझा दिया था यार कि रेजिस्टेंस लगा करके वी ट्राई एंड डैम्प आउट द ऑसिलेशन, और फिर हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज करंट चॉपिंग। अब देखो मैंने आपको 4 वोल्टेजेस बताई थी, रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। इसमें मैंने बताया था रीस्ट्राइकिंग और प्रोस्पेक्टिव ये ट्रांजिएंट वोल्टेजेस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC, और ये LC ऑसिलेटर के कारण आती हैं। अब करंट चॉपिंग का फिनोमिना क्या होता है, देखो यहां पे हमने आपको LC ऑसिलेटर दिखाया है। आप ये जानते हो कि सर आपका प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कब आता है? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज अपीयर्स, प्रोस्पेक्टिव voltage appears when arc is interrupted at non-zero current। ठीक है भाई, अगर आप नॉन जीरो करंट पे आर्क के रास्ते में बाधा डालोगे तो बनती है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई थी यार, इसकी वैल्यू भी बता चुका हूं। इसकी वैल्यू थी V = I√L/C। सर यहां I क्या था? I इज द करंट एट टाइम ऑफ आर्क इंटरप्शन। अब इसी फिनोमिना से रिलेटेड होता है यार करंट चॉपिंग फिनोमिना। यहां हम क्या कहते हैं कि अगर आप नॉन जीरो करंट पे आर्क को इंटरप्ट करोगे, अगर आप नॉन जीरो करंट पे आर्क को इंटरप्ट करोगे तो अचानक से एक प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज पैदा होगी। ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या करेगी? सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स के बीच में करा देगी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब जैसे ही सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स के बीच में होगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो बीच में बन जाएगी आर्क, और ये आर्क बनने से देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी कि आर्क विल रीस्ट्राइक। अगर आपने आर्क को इंटरप्ट किया, आपने तो ये सोच के इंटरप्ट किया कि अगर मैंने आर्क को इंटरप्ट कर दिया तो आर्क खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने गलती क्या कर दी? आपने नॉन जीरो करंट पे इंटरप्ट किया, जिस कारण से प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बनी। अब जैसे ही ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बनी, इसने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करा दिया, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ तो आर्क वापस आ गई। तो फिर आप फिर से इंटरप्ट करोगे, फिर प्रोस्पेक्टिव बनेगी, फिर से आर्क आएगी, फिर इंटरप्ट करोगे, फिर प्रोस्पेक्टिव बनेगी, फिर से आर्क आएगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वोल्टेज
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम ना हो जाए, माने जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना करवा पाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो बार बार आप इंटरप्ट करोगे, बार बार आर्क वापस बनेगी। इस फिनोमिना को कहते हैं करंट चॉपिंग फिनोमिना। तो देखो क्या फंडा हुआ, आर्क गोज अवे when interrupted but due to prospective voltage के कारण dielectric breakdown occurs, dielectric breakdown occurs and arc comes back। ठीक है, arc comes back। तो this multiple restriking of arc is called as current chopping। क्या कहलाता है? करंट चॉपिंग। ठीक है, समझ आया? ये फंडा समझ आया? जब जब आप नॉन जीरो करंट पे इंटरप्ट करोगे, हर बार प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होगी, और जब जब प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होगी तब दोबारे से आर्क आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई भाई? इरफान बेटा मेरे हिसाब से आप पीछे से देखना स्टार्ट कर दो और डेली टारगेट करो 2 से 3 वीडियोस निपटाने का, बहुत जल्द कैचअप कर जाओगे। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ ना? इस पे आगे बात करते हैं। अब देखो यार, वेवफॉर्म की अगर बात करें, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज ये है I√L/C। देखो हुआ क्या, हमने ना इस इंस्टेंट पे आर्क को इंटरप्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां करंट आपका नॉन जीरो था, करंट नॉन जीरो था ना। देखो ये वाली जो वोल्टेज चली आ रही है ना, ये कौन सी है? रीस्ट्राइकिंग। रीस्ट्राइकिंग तो हमेशा बनेगी। कौन सी बनेगी? रीस्ट्राइकिंग। लेकिन बेटा जैसे ही आपने आर्क को इंटरप्ट किया, तुरंत ये कौन सी वोल्टेज आ गई? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बढ़ गई ना, वोल्टेज बढ़ गई। ठीक है, या इसको रीस्ट्राइकिंग मत बोलो यार, इसको आप क्या बोलो, ये वो चल रही है 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज, क्योंकि रीस्ट्राइकिंग तो इंटरप्ट करने पे आती है। ये 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज है जो सप्लाई के कारण आ रही है, जो सप्लाई के कारण आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही आपने आर्क को इंटरप्ट किया मेरे भाई, जैसे ही आपने आर्क को इंटरप्ट किया, तुरंत क्या बन गई? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बन गई। अब जैसे ही प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बनी, दोबारे से आर्क आ गई, दोबारे से आर्क आ गई, तो आर्क रीस्ट्राइक। इस पॉइंट पे ना आर्क रीस्ट्राइक। बेटा मैं कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, अब आप चाहो कि कंप्लीट सेंटेंस दोनों लैंग्वेज में रिपीट करूं, तो उससे तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ आया? देखो यहां आर्क वैनिश हो गई थी, लेकिन हाई वोल्टेज बनने की वजह से आर्क वापस आई। फिर आपने वापस से आर्क को इंटरप्ट किया यार, यहां पे आपने आर्क को फिर से इंटरप्ट किया। अब ये आर्क फिर से गायब हो गई, देखो गायब हो गई ना। बट दोबारा क्या बनी? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज दोबारा बनी। बेटा जब दोबारे बनी तो आर्क दोबारे आ गई। तो अब अगर आप करंट की वेवफॉर्म देखो, आपको ऐसा नहीं लगता कि करंट की वेवफॉर्म में से बीच बीच के सेक्शन काट दिए गए हैं, कट कर दिए गए हैं? करंट की वेवफॉर्म में बीच बीच के सेक्शन गायब हैं, इसीलिए इसको क्या बोला? करंट चॉपिंग। क्या बोला गया इसको? करंट चॉपिंग। some sections of current
current waveform have been removed and hence this process or this phenomena is called current chopping. अब ये जो है ना यार, ये वाला फिनोमिना सबसे ज्यादा जो देखा गया है दैट इज सीन इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. इट इज सीन इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है यार कि ये कहां पे सबसे ज्यादा ऑकर होता है. ठीक है, दैट इज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. गौतम बेटा यहां पे क्या हो रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, करंट की वेवफॉर्म के सिमिलर होना चाहिए. यहां पे हमने ये दिखाया कि एक वोल्टेज पहले से एग्जिस्टिंग है और जैसे ही आपने यहां पे करंट को इंटरप्ट किया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गई, दैट इज प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव दिखाने का कोई लॉजिक है. हम ये दिखा रहे हैं कि 2 पाई पे इंटरप्ट करता मैं 2 पाई पे, तो 2 पाई से पहले ही इंटरप्ट कर दिया, ऐसा मैंने दिखाया. ठीक है बेटा, एक ही लेक्चर का गायब हो सकता है. ध्रुव नोट्स 2 लेक्चर का कैसे, 62 का गायब है, 63 चल रहा है. 63 का नोट्स लेक्चर से पहले तो नहीं दूंगा. ठीक है, अब अगला देखो, यहां पे ना रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना, यहां रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज किया जाता है टू अवॉइड दिस. क्यों भाई, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था रेजिस्टेंस क्या करता है. रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका जो पावर है या जो एनर्जी है इंडक्टर का, जो कैपेसिटर में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा डिसिपेट करा देता है और बाकी का कन्वर्ट होता है, जिससे कि प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कम हो जाती है. अगर प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कम हो गई तो आर्क दोबारे आने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है, अब ये टॉपिक कहां से ले आए भाई शिवाजी. चलो बात पे ध्यान दे. मैं क्या बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस क्या करेगा. रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, रेजिस्टेंस आपका एनर्जी को डिसिपेट करा देगा, तो कैपेसिटर में एनर्जी कम पहुंचेगी. एनर्जी कम पहुंचेगी तो वोल्टेज भी कम बनेगी. वोल्टेज कम बनेगी तो आर्क रीस्ट्राइक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. तो ये 2 पॉइंट जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, ये याद रखना. न्यूमेरिकल तो इस पे देखो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का ही बनेगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स जो है ना थ्योरी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं. चल आगे चले. अब देखो यार, रेटिंग्स ऑफ सर्किट ब्रेकर की हम बात करेंगे कि क्या क्या रेटिंग्स होती हैं. सबसे पहले रेटेड वोल्टेज. रेटेड वोल्टेज का मतलब ये नहीं होता कि ये कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा या कितनी वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आएगा. ये मतलब होता है वोल्टेज एट 50 और 60 हर्ट्ज, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, दैट कैन बी सेफली हैंडल्ड बाय सर्किट ब्रेकर. बात को समझना, ये ना तो रिकवरी वोल्टेज है, ना ये एक्टिव रिकवरी है, ना ही ये रीस्ट्राइकिंग है. ये क्या है, सर्किट ब्रेकर के साथ जो लिख के आई है ना वोल्टेज, ये वही है. देखो जैसे यहां लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, इस इमेज में लिखा है 415 वोल्ट, और ये क्या होगी, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होगी. यानी इतनी वोल्टेज अगर आती है तो भाई कोई समस्या नहीं होगी, ये आराम से अपना बिंदास चलता रहेगा. लेकिन इससे ज्यादा आई तो दिक्कत हो सकती है. What is the phase angle between voltage and current at circuit breaker contact at the time of operation? पिंटू यार देखो, जब सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट होती है तो आर्क बनती है, तो सर्किट ब्रेकर कंडक्टिंग था और कंडक्टिंग ही रह जाता है ड्यू टू आर्क. तो वहां पे आपका फेज एंगल क्या होगा, tan इनवर्स x बाय r, जो मैंने आपको ARV में लिखवाया भी था, K1 K2 K3 Vm sin phi, वो फाई है. ठीक है शिवाजी बेटा, इन सब चक्करों में मत पढ़ो बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो, कुछ बनना है इस बार, है ना.
चलो आगे चलते हैं। रेटेड करंट, सिमिलरली करंट दैट कैन बी safely handled by circuit breaker is called rated current। और मेरे ख्याल से यार देखो इसके अंदर तो ज्यादा मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रेटेड करंट रेटेड वोल्टेज तो हर बच्चा जानता है। जयवी गुप्ता में ब्रेकिंग कैपेसिटी इंस्टेंटेनियस दिया है। इंस्टेंटेनियस यार कैपेसिटी तो यार केवीए रेटिंग या एमवीए में आती है, तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं होनी चाहिए, वो वीआरएमएस आईआरएमएस होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है यार वो कुछ और कहना चाहता हो, तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आया हो। सामी बेटा स्टूडेंट होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कोड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कोड लगा है कौन सा नहीं लगा, बच्चा तो बच्चा रहेगा। हम तो यूट्यूब वालों को भी उतना ही प्यार करते हैं, यूट्यूब वालों को भी उतना ही केयर करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ छोटे छोटे चक्करों में पड़ रहे हो और कहाँ से सुन के आ जाते हो ऐसा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कोड से जाओगे तो आपको ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलेगी और दूसरे से लात पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन। अब देखो क्या होता है, जब जब सर्किट ब्रेकर आप ओपन और क्लोज करोगे तब तब उसके अंदर आर्क आएगी। अब ऑब्वियसली यार आर्क का टेम्परेचर इतना हाई है कि कुछ ना कुछ डैमेज वो सर्किट ब्रेकर को जरूर करके जाएगी। सोचने वाली बात है ना यार, इतना हाई टेम्परेचर है तो क्या सर्किट ब्रेकर में डैमेज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस कारण से बेटा सर्किट ब्रेकर ग्रेजुअली ओवर टाइम धीरे धीरे खराब होता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे खराब होता जाता है। तो एक समय तक ही आप उसको चला सकते हो, उससे ज्यादा उसको नहीं चला पाओगे, उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन एंड क्लोज या फिर ब्रेक एंड मेक। ओपन होना माने ब्रेक करना सर्किट को, क्लोज होना माने बनाना सर्किट को। ऑपरेशंस आफ्टर विच a circuit breaker must be replaced is termed as number of unit operations is termed as the number of unit operation। ये यूनिट ऑपरेशन का मतलब ना, वन यूनिट ऑपरेशन का मतलब ये होता है, अरे भाई अभी मैं कोई सर्किट ब्रेकर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उनकी रेटिंग्स बता रहा हूं। ये फिगर तो साइड में दिखा रखी है, ऐसे फिगर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी लगाई है। थोड़ा सा क्या है, एस्थेटिक वैल्यू भी तो सुधारना होता है भाई। लेक्चर का अगर एस्थेटिक वैल्यू अच्छा नहीं होगा तो फिर कौन देखेगा? हाँ बेटा, मैंने जितना भी कोर्स कहीं भी लिया है, ठीक है, जितना भी कोर्स मैंने कहीं भी लिया है, यूट्यूब पे, प्लस पे, स्पेशल पे, हर जगह गेट प्लस ईएससी को ध्यान में रख के लिया है। ठीक है, चलो अब अगला देखो, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। क्या होता है, आप लोग एक बहुत अच्छे से एक बात जानते हो कि जब फॉल्ट आता है, फॉल्ट करंट में एक होता है डीसी ट्रांजिएंट और एक होता है एसी स्टेडी स्टेट। ये याद है भाई, एसी ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट से फॉल्ट में ग्राफ भी बनवाया था। इसको हम ये भी कह देते हैं डीसी ऑफसेट प्लस स्टेडी स्टेट। सर अब ये कौन कौन से करंट होते हैं, ध्यान से देखना यार। सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और एक ये वाला था वी एम बाई मॉड जेड। आज बल्कि मैं प्लस में भी एसी ट्रांजिएंट ही करा के आया हूँ नेटवर्क में।
तो ये डीसी ऑफसेट थी पहली टर्म, और सेकेंड टर्म जो थी दैट वाज द एसी स्टेडी स्टेट। अब मैंने आपको इसका ग्राफ भी बनवाया था, ठीक है, याद करो, ग्राफ भी बनवाया था आपको, जिसके अंदर मैंने सब ट्रांजिएंट रीजन फिर स्टेडी स्टेट समझाया था। उसी से रिलेटेड है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। देखें इसका ग्राफ गिवन है या फिर हमें बनाना पड़ेगा? चलो हम बना लेते हैं। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, देखो ग्राफ बना लेते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ग्राफ बनाने का तरीका क्या बताया था? मैंने बताया था देखो कि पहले ना एक ट्रांजिएंट बना लेना, ये ट्रांजिएंट बनाना, फिर क्या करना यार, फिर इसके ऊपर ना दो लिमिट्स बनेंगी। लिमिट्स कैसे बनेंगी? इसमें Vm बाय मॉड Z ऐड होके, ठीक है, और Vm बाय मॉड Z सब्ट्रैक्ट होके, इस टाइप से ये इसका एनवलप आ जाता है, ये इसका एनवलप आ जाता है। अरे डीसी ट्रांजिएंट माने डीसी करंट, ये हरे वाला तो डीसी का हो गया ना, हरे वाले की पोलैरिटी थोड़ी बदल रही है, उसको एसी थोड़ी बोल सकते हो। याद आया भाई? क्यों भाई, हमारी क्लास में बहुत सारे गजनी रहते हैं, याद आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ ग्राफ बनवाए थे या नहीं बनवाए थे, बताओ। अब इसमें देखो, आप किसी पॉइंट पे अगर सर्किट को ब्रेक करने वाले हो, जैसे मान लो कि आपने डिसाइड किया कि भाई हम सर्किट को ना इस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे। अब इसमें देखो, ये जो एसी वाला पार्ट है इसको हम कह देते हैं x, या फिर, और ये जो डीसी वाला है इसको कह दिया y, या फिर उल्टा कर लो, इसको बोल दो y और इसको बोल दो x। अब ये जो y वाला पार्ट है ये साइनोसोइडल है, ये जो y वाला पार्ट है ये साइनोसोइडल है, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है y बाय √2, ठीक है, यानी पीक बाय √2। साइनोसोइडल वाले का जो आरएमएस है उसे क्या कहोगे? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो आप बोलोगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट at time of breaking is called symmetrical breaking current. ठीक है, इसको सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बोला जाता है। यह बात क्लियर हो गई भाई? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या है, समझ आया? चलो अब अगला, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का मतलब होता है यहां पे टोटल आरएमएस वैल्यू of fault current at the time of circuit breaker operation is called asymmetrical breaking current. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है ना, आई एसिमेट्रिकल आरएमएस x² प्लस y बाय √2 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से आप लोग ये फोरियर सीरीज से जानते होंगे कि कैसे आरएमएस निकालते हैं, डीसी प्लस एसी की √DC स्क्वायर प्लस AC आरएमएस स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो आगे चलें।
मेकिंग कैपेसिटी। अब सर ये मेकिंग कैपेसिटी क्या है? बेटा क्या होता है, मेकिंग करंट वो होता है जहां सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हो रहा, बट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल बी हैंडल्ड बाय द सर्किट ब्रेकर। द मैक्सिमम करंट दैट विल बी हैंडल्ड बाय द सर्किट ब्रेकर। मैक्सिमम करंट। अब भाई अगर पीक देखना चाहते हो तो डीसी प्लस एसी दोनों लेना पड़ेगा ना, डीसी प्लस एसी दोनों लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी यार जब हमने फॉल्ट पढ़ा था कि भाई डीसी करंट हर बार नहीं निकालते, हम उसकी जगह क्या करते हैं, एसी करंट लेके उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो दैट इट कैन इंक्लूड डीसी एज वेल एज एसी, डीसी एज वेल एज एसी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं आई मेकिंग √2। तो देखो मैक्सिमम के लिए किया, ये मैक्सिमम सिमेट्रिकल करंट हो गया, इसमें 1.8 का फैक्टर ले लिया। 1.8 किस लिए ले लिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग डीसी प्लस एसी। तो यार ये हो जाता है 2.55 आई सिमेट्रिकल आरएमएस। अब आप कहोगे सर ये आई सिमेट्रिकल आरएमएस कैसे निकालेंगे? यार सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर जो भी आप करंट निकालते हो ना 1/x करके, वही आई सिमेट्रिकल आरएमएस है। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपने पूरा नेटवर्क एनालिसिस से फॉल्ट करंट निकाला है दैट इज आई सिमेट्रिकल आरएमएस, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.55। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई मेकिंग कैपेसिटी, करंट आ गया तो कैपेसिटी निकालना तो आसान है, कैसे निकालोगे, √3 VRMS into I making, that is your making capacity, that is your making capacity। बिल्कुल नयन, I making जो है पीक वैल्यू है, I making is the peak current that will be handled by the circuit breaker। गुलशन हमें यह ध्यान देना होता है कि मेकिंग कैपेसिटी में जितनी पावर या जितना करंट है उसमें सर्किट ब्रेकर बेटा डैमेज ना हो, बट उसमें आर्क का कोई फंडा नहीं है क्योंकि उस पॉइंट पे आप ओपन नहीं करोगे। जब तक आप ओपन नहीं करोगे आर्क तो बनेगा नहीं, लेकिन इतने करंट पे ना डैमेज ना हो, दैट इज द मेजर चैलेंज, दैट इज द मेजर चैलेंज। ठीक है, चलो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। अब शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग क्या होता है, यहां पे हम ये कहते हैं सर्किट ब्रेकर कैन कैरी वेरी हाई करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। भाई हाई करंट अगर ज्यादा टाइम तक फ्लो करा दोगे तो सर्किट ब्रेकर ही नहीं चलेगा, सर्किट ब्रेकर खत्म ही हो जाएगा। तो ये जो होता है ना हाई करंट जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है, इसे कहते हैं शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। ठीक है, समझ आया? क्योंकि देखो हीट क्या होती है, हीट होती है I²R × T। तो भाई एक सिंपल सी बात है, हीट अगर है I²R × T, तो अगर आप कह रहे हो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू थर्मल लिमिट, जैसा मैंने फ्यूज में भी बताया था हर चीज की एक थर्मल लिमिट होती है जितना टेम्परेचर वो झेल सकती है। तो हम क्या कहेंगे, एज I इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस। जितना हाई करंट फ्लो कराओगे उतना ही कम ड्यूरेशन के लिए कराना पड़ेगा, वरना सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाएगा। नहीं किंग यार, ये जो है ना रेटिंग हमने फिक्स कर रखी है 1.8, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जो हमने मान लिया है, दैट इंक्लूड्स डीसी एज वेल एज एसी। इसमें सर्किट ब्रेकर टू सर्किट ब्रेकर वैरी नहीं कराएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने दिखा भी दिया है कि ये वाला जो कंपोनेंट है यार, दिस इज योर डीसी कंपोनेंट, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, ये एसी का पीक वैल्यू है।
ये जो ग्राफ अभी मैंने आपको हाथ से ड्रॉ करके दिखाया वही ग्राफ यहाँ पे है। तो ये डीसी में पीक वैल्यू ऑफ एसी ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है, उससे एनवलप बन जाता है, उसके बीच में कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पे। ठीक है, हमें ये बात करना है कितनी तरह के सर्किट ब्रेकर हैं। तो देखो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना वो हमारा कवर हो चुका है, तो मैं एक काम कर देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए ना फॉर्मूला समरी लिख देता हूं। क्यों भाई, चाहिए? बट इसका ना आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा यार। फॉर्मूला समरी लिख दे रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा, शायद सबसे पहले मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज ही बताया था। ये था I√L/C। सेकेंड फिर मैंने बताया एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ये आपका था ठीक है। K1 क्या था? रिडक्शन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। K2 फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर। इसमें याद करो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया था। वन फॉर ग्राउंडेड फॉल्ट, 1.5 फॉर अनग्राउंडेड फॉल्ट। ठीक है ये चीज मैंने बताई थी। अब K3 क्या था? K3 1 या √3 होता है डिपेंडिंग ऑन फेज और लाइन। तीसरा मैंने आपको बताया रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। देखते चलना फॉर्मूले, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है सर्किट ब्रेकर के अंदर, बट हाँ यार कुछ तो है ही। गेट में जो है ना इससे ज्यादातर लॉजिकल सवाल आता है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर RRV रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी ARV/√LC और इसकी एवरेज वैल्यू थी RRV एवरेज 2ARV/π√LC। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा रेजिस्टेंस ½ √L/C टू अवॉइड ऑसिलेशन। ये रेजिस्टेंस स्विचिंग आया था हमारा। ठीक है, फिर हमने देखा आई मेकिंग 2.55 आई सिमेट्रिकल RMS। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2π√LC। इन्हीं सब फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, इसके बाहर तो आपका देखो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, इसके बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। ये पूछ रहे हैं रोहित कि भाई क्या रिलेशन है मेकिंग और ब्रेकिंग का? मेकिंग हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि सब ट्रांजिएंट रीजन में है, और ब्रेकिंग ट्रांजिएंट रीजन में तो वो कम होता है। नहीं यार नयन, सब सर्किट ब्रेकर का ना टॉलरेंस अलग अलग है। कुछ सर्किट ब्रेकर ज्यादा करंट झेल लेते हैं, कुछ कम झेल लेते हैं। ठीक है, सही है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं फ्रेम से हट जाता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है, चलो नहीं लिया तो आप वीडियो पीछे करके ले लेना, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। चलो, आई सिमेट्रिकल का फॉर्मूला कहां से लिखूं? वो तो फॉल्ट से आता है ना सतीश, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी है। फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लो भाई, आई सिमेट्रिकल 1/x1 इक्विवेलेंट पर यूनिट। यही तो हमने फॉल्ट में निकाला था। हाँ हाँ
क्योंकि देवाशीष यहां पे Vm जो है वो फेज वोल्टेज है, ये फेज है, ठीक है, ये फेज पीक है, इसीलिए यहां पे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा पीएचडी इजी या डिफिकल्ट की बात ही नहीं होती, पता है पीएचडी में मैं आपको यहां पे ये बताऊं, पीएचडी के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, पीएचडी के लिए चाहिए परसिवरेंस, पीएचडी के लिए चाहिए पेशेंस। और पढ़ाई के मामले में बेटा मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं किसी एक्सपेरिमेंट को लेके बैठूं और 2-3 साल तक रिजल्ट ना आए तो भी उस पर लगा रहा हूं, समझ रहे हो, वो मेरा एक वीक पॉइंट है। तो मेरे प्रोफेसर्स ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था, यार जॉब के पीछे मत जाओ, आप पीएचडी के लिए जाओ। लेकिन एक तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था यार, और दूसरा रीजन हो जाता है कि पीएचडी लायक तो पेशेंस कभी था ही नहीं। जब जॉब के अंदर एक ही चीज करने में मैं 11 महीने में बोर हो गया तो यार 3-4 साल कैसे कर सकता हूं। टीचिंग में तो पता है क्या होता है, टीचिंग में भले ही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, लेकिन बच्चे नए आते हैं ना तो उसको मजा आता है दोबारा से दोहराने में। बट पता है टीचिंग के अंदर भी मैं एक ही चीज बार बार पढ़ा के बोर हो जाता हूं, इसीलिए मैंने इस बार आपको फिजिक्स करा दिया एएआई का, मेरे लिए वेरिएशन हो गया। अभी देखो मैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए डिजिटल ले रहा हूं, मेरे लिए फिर वेरिएशन हो गया। आगे चल के मैं सोच रहा हूं कि फिजिक्स थोड़ा और फुल टाइम पढ़ाने में काम किया जाए, तो मुझे ये चाहिए होता है, मुझे थोड़ा सा नयापन चाहिए होता है, ठीक है। चलो अब यार देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है कि सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स के बीच में आप कौन सा मीडियम ले रहे हो, या आप किस तरह से सर्किट ब्रेकर की आर्क को एक्सटेंड करने वाले हो, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो जनरली 4 देखते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6, वैक्यूम और ऑयल। इन चारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा बेटा, लेकिन इनमें ना बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। रीजन बीइंग कि इस पे से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये सिर्फ आपके नॉलेज और सिर्फ आपको थोड़ा सा इंसाइट देने के लिए है, लेकिन इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन शायद 25-30 साल में 1 या 2 आए हैं, इससे ज्यादा सवाल आए नहीं है। तो सर्किट ब्रेकर से वैसे ही यार 3-4 साल में एक क्वेश्चन आता है, अब उसमें से भी टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में से आए, बहुत रेयर ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे, बेसिक समझेंगे, इसकी डिजाइनिंग के अंदर नहीं घुसेंगे। मतलब ये नहीं देखेंगे एयर ब्लास्ट अंदर से कैसा दिखता है, कहां पे क्या लगा होता है, वो सब नहीं, कैसे काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। पवन जहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मैंने सारे फॉर्मूले समराइज करा दिए। एक याद करो, मैंने आपको एक छोटा सा फंडामेंटल बताया था कि जो सर्किट ब्रेकर फॉल्ट के सबसे करीब है उसे सबसे पहले ऑपरेट होना चाहिए। ये एक ऐसा लॉजिक है जिस पे बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। चलो पहले पे आते हैं यार, एयर सर्किट ब्रेकर। ये एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, यहां पे फिगर भी बना हुआ है। ये एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें कि हम कूल एयर को प्लेट्स के बीच में पुश करते हैं। आप देखो मैंने आर्क इंटरप्शन मेथड में बताया भी था कि अगर आप कूल एयर को एकदम से पुश करते हो तो वो आर्क के जो भी आयंस होते हैं ना उन्हें अपने साथ ले जाती है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। अब आर्क का वहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया था, आर्क की लेंथ घूम करके बढ़ गई थी। अब आर्क की लेंथ भी बढ़ गई, आर्क का एरिया भी कम हो गया। इस कारणवश हुआ क्या कि आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ गया, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये सर्किट ब्रेकर उसी चीज पे काम करता है, दैट वी पुश द एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर टू रिमूव द आर्क। तो देखो क्या बोला है, दिस सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट इन एयर, द क्वेंचिंग मीडियम इज आर्क एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर्क गलत लिख दिया है, क्वेंचिंग मीडियम विल बी एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि प्रेशर 1 atm पे आप एयर को भेजोगे सर्किट ब्रेकर के अंदर, और वही क्वेंचिंग मीडियम है। क्वेंचिंग मीडियम मतलब होता है ऐसा कौन सा मीडियम है जो आर्क बुझाने में आपकी मदद करता है। संजय बेटा मैंने रैंक प्रेडिक्टर के लिए अनअकैडमी टीम से बोला है, क्योंकि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको इतना बता दूं, मैं डेली बेसिस पे रोज पुश करता हूं टीम को कि आप लोगों के लिए रैंक प्रेडिक्टर आना चाहिए। अगर देखो आएगा तो अगले वीक के मिड तक आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली यार मैं रोज इस चीज पे लगाऊं ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके, आप लोग डिसाइड कर सको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये कहां तक यूज होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 15 kV, 15 kV। अब यहां दो चीजें हैं, एक है प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर, एक है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। प्लेन एयर का मतलब है बस एयर को अंदर अलाउ कर देते हैं
और एयर ब्लास्ट का मतलब है एयर को फोर्स किया जाता है। जैसे ब्लोअर की मदद से अगर एयर अंदर भेजोगे तो ज्यादा फोर्स के साथ जाएगी, उसे कहोगे एयर ब्लास्ट। और सिर्फ एयर को अगर अंदर आपने इनलेट कर दिया तो दैट इज प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर। अब प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर का क्या होता है? द आर्क शूट विल हैव स्मॉल कंपार्टमेंट्स एंड मैनी डिवीजन विच आर मेटालिक सेपरेटेड प्लेट। देखो ये है, याद है मैंने आर्क स्प्लिटर बताया था, याद है मैंने आपको बताया था आर्क स्प्लिटर क्या होता है? दे आर मेटल प्लेट्स, दे आर मेटल प्लेट्स, ठीक है। अब ये मेटल प्लेट्स जो होती हैं, देखो जब यहां पे आपका एयर से आर्क ऊपर जाएगी तो आपकी आर्क जो होती है ना वो मल्टीपल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो ये जो मेटल प्लेट्स होती हैं ये क्या करती हैं? दे डिवाइड एन आर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर आर्क्स। इसको मैंने आर्क स्प्लिटर का नाम दिया था अगर आपको याद हो, ठीक है। आर्क छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। देखो यहां पे दिखाया भी है, यहां पे दिखाया भी है कि आर्क छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब यह है आर्क रनर। आर्क रनर का क्या मतलब होता है कि आर्क रन्स अलोंग दिस, आर्क रन्स अलोंग दिस। आर्क रनर के साथ साथ आपकी आर्क चलती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? हेयर ईच ऑफ द स्मॉल कंपार्टमेंट बिहेव्स एज अ मिनी आर्क शूट एंड मेटालिक सेपरेशन बिहेव लाइक आर्क स्प्लिटर। तो उसका कहना यही है कि जैसे बड़ा आर्क का कंपार्टमेंट है, बड़ा आर्क का कंपार्टमेंट है, उसमें छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, यानी एक आर्क बड़ी सी छोटी छोटी आर्क में डिवाइड हो जाएगी। छोटी आर्क को बुझाना आसान है, बड़ी आर्क को बुझाना मुश्किल, ठीक है। ऑल आर्क वोल्टेजेस आर हायर देन सिस्टम वोल्टेज। देखो यही मैंने अभी आपको बात बताई थी, रेटेड वोल्टेज बेटा आर्क की वोल्टेज नहीं होती, रेटेड वोल्टेज तो बहुत कम होती है। ये रीस्ट्राइकिंग, रिकवरी, ये सब वोल्टेज ज्यादा हो जाती हैं, ये ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कहां यूज किया जाता है? लो वोल्टेज एप्लीकेशन, लो वोल्टेज एप्लीकेशन, ठीक है। चलो अब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, भाई ये जाता है हाई वोल्टेज पे। देखो वोल्टेजेस, वोल्टेजेस देखेंगे, बहुत हाई वोल्टेज पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जाता है। यहां पे देखो ये आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये स्प्रिंग लगे हैं ना, देखो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बेसिकली रीस्ट्रेनिंग फोर्स, रीस्ट्रेनिंग फोर्स, ठीक है। ये इस पे फोर्स इस तरफ लगाएंगे। अब देखो जब यहां पे आपने एयर ब्लास्ट दिया, जब आपने एयर ब्लास्ट दिया तो यहां पे जो आर्क लगी थी ना वो फैल जाएगी, जो आर्क लगी थी बेटा वो फैल जाएगी। ये बात क्लियर है? आप एयर ब्लास्ट जैसे ही भेजोगे, जैसे ही आप एयर ब्लास्ट भेजोगे तुरंत आपकी आर्क स्प्रेड हो जाएगी, तुरंत आपकी आर्क स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे एक्सियल ब्लास्ट ब्रेकर होता है और एक्सियल ब्लास्ट विद स्लाइडिंग मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। चाउद साऊ कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पढ़ा दो सर। बेटा उतना पढ़ाएंगे ना जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वरना प्रोटेक्शन की पता है आपको, कंप्लीट एक बुक है मेरे पास, कंप्लीट एक इतनी मोटी किताब है जितनी पूरी पावर सिस्टम की ना, सिर्फ प्रोटेक्शन की। तो बेटा अगर उतनी डिटेल में हम जाने लग गए तो वहां पे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा, ना तो आप याद रख पाओगे ना उसे एग्जाम में कैरी कर पाओगे, और टाइम इतना हो जाएगा कि आधी से ज्यादा जनता वैसे ही बोर होकर निकल लेगी, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सर ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो इसीलिए ध्यान दो। अब अगला आता है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर, यार SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में एक मीडियम होता है, दैट इज कॉल्ड एज SF6, दैट इज कॉल्ड एज SF6। यार ना ऑथर का नाम तो मुझे भी देखना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया देखे हुए, फिर कभी बताएंगे कौन सी किताब है ना, काफी डिटेल में उसके अंदर गिवन है। संजय बेटा अभी तो मैं नहीं बता सकता कि 50 नंबर पे कौन सी रैंक आएगी। देखो हवा में फट्टे पेलना बहुत इजी है कि मैं बोल दूं भाई इतनी रैंक ले आओगे उतनी, ठीक है, लेकिन यार मैं वो चाहता नहीं। बेटर ये है कि अगर रैंक प्रेडिक्टर आता है तो शायद आप लोग इजीली जान जाओगे।
और पार्थ बेटा जो आप स्पैमिंग कर रहे हो आकर के, एक चीज छोटी सी बताओ यार, आपको क्या मिल रहा है बाकी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करके? अगर बेटा आपको डिटेल्स चाहिए और आप किसी और इंस्टीट्यूट को लाइक करते हो तो वहां पे जाके डिटेल्स मांग लो, वहां पे आप जाके पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप बच्चों को दिक्कत क्यों कर रहे हो पढ़ाने में, बताओ? बाकी लोग आपको क्या परेशान कर रहे हैं? किसी ने आपको दिक्कत की हो तो बताओ। चलो अब देखो यार, ये दोनों होते हैं आपके फिक्स्ड कांटेक्ट और इधर आ जाते हैं आपके मूविंग कांटेक्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे फिक्स दिखाएंगे, राइट हैंड साइड पे मूविंग दिखाएंगे। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे जो मीडियम है ना, ये बीच में SF6 है। ये क्या है? SF6। अब SF6 के अंदर क्या होता है? SF6 के अंदर क्या होता है पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन द SF6 सर्किट ब्रेकर द कॉन्टेक्ट्स ऑपरेट इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, SF6 गैस। ठीक है, SF6 गैस। अब इसके अंदर क्या होता है? इस गैस की एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप कहोगे सर इन दोनों प्रॉपर्टीज का क्या सिग्निफिकेंस है? इन दोनों प्रॉपर्टीज का यार देखो, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? क्योंकि आपका मूविंग और फिक्स कांटेक्ट जब अलग हो जाए तो उसके बीच में जो गैस है उसमें से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। जब आपका फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट अलग अलग हो जाए तो बीच में मीडियम कैसा होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो बीच का मीडियम इंसुलेटिंग होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों? यार क्या होता है ना, जब आर्क बनती है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जो भी आपका मीडियम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई होती है कि वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेता है, वापस अपने अंदर वापस ले लेता है। तो जब ऐसा होता है तो वापस से इलेक्ट्रॉन खत्म होने लगते हैं। आप ये सोचो ना, आप ऐसा मटेरियल कभी यूज नहीं करोगे इंसुलेटर में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का हिस्सा बनेगा, ये करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, करंट फ्लो कराएगा, तो बेटा ये फिर इंसुलेटर नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, SF6 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है ये बहुत तेजी से वापस लेगा, ये बहुत तेजी से वापस लेगा और ये वापस से क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। जस्ट गिव मी अ मिनट यार। दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू लेट एनीबडी डिस्टर्ब आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो यार देखो, हाई एफिनिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्री इलेक्ट्रॉन। हाई एफिनिटी का मतलब होता है इसकी हाई टेंडेंसी है, इसकी हाई टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन SF6 गैस से टकराता है तो ये SF6 माइनस बन जाती है, SF6 प्लस इलेक्ट्रॉन इज SF6 माइनस। ठीक है, ये 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव है आर्क क्वेंचिंग के लिए एज कंपेयर टू एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यार। एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं होगी, इतनी हाई नहीं होगी जो कि वो वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। लेकिन बेटा SF6 के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है दैट इट एब्जॉर्ब्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैक। अगर ये वापस ले लेगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये आर्क को बहुत तेजी से खत्म कर पाएगा। ठीक है, अब अगला आता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब आप कहोगे सर वैक्यूम का मतलब होता है बीच में कोई मीडियम ना होना। बिल्कुल जायज बात है सर, अगर बीच में मीडियम नहीं है तो आयनाइज कौन होगा और आर्क कौन बनाएगा? क्या होता है यार, देखो यहां पे जब आप फॉल्ट को क्या करते हो, फॉल्ट को ओपन करते हो, सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हो, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण जो आपका मेटल प्लेट है ना, मेटल प्लेट है, वो मेटल प्लेट वेपोराइज होने लगता है, मेटल प्लेट वेपोराइज होने लगता है। बिल्कुल, SF6 इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट दैट आई विल से, बट इसकी आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है। बट ये भी सही है कि यार अगर ये लीक होता है तो इट इज नॉट गुड। ठीक है,
अब बात को समझो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में मैंने क्या बताया, जो दो आपकी मेटल प्लेट्स हैं, जब आर्क बनती है ना तो ये मेटल प्लेट वेपोराइज होने लगती है। मान लो ये मेटल प्लेट एल्यूमिनियम की है, तो एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। अब ये एल्यूमिनियम जब गैस में कन्वर्ट होगा मेरे भाई, तो इसके जो एटम्स है ना वो बाहर आ गए, वो प्लेट से उठ के बाहर आ गए। अब ये मीडियम बनाएंगे और यही आयनाइज होंगे। तो यानी यहां पे मीडियम ना पहले से प्रेजेंट नहीं होता, मीडियम आ जाता है मेटल प्लेट की वेपोराइजेशन से। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि मेटल को पिघलाना तो छोड़ो, मेटल को गैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो यहां पे वैक्यूम यूज होता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। फंडा समझ आया, यहां मीडियम नहीं होता भाई, यहां मीडियम नहीं होता, यहां क्या होता है, मेटल खुद वेपोराइज होता है। ठीक है, अब देखो, द मोमेंट्स द कॉन्टेक्ट्स आर ऑपरेटेड, एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मेटल वेपर ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन यह आर्क बहुत तेजी से एक्सटिंग्विश हो जाती है, क्योंकि मेटल वेपर या मेटल आयन अपना इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वापस लेके वापस से कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस क्विकली ऑन सरफेस ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट। यानी बीच में जो आपके मेटल के वेपर बने हैं ना, वो बहुत तेजी से वापस प्लेट्स पे आ जाते हैं। देखो जैसे यहां पे ये आर्क दिखा रखी है यार, ये आर्क क्या करेगी ना, ये दोनों जो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट को, इलेक्ट्रोड्स को आयनाइज करने लगेगी, जिस कारण से बीच में मीडियम डेवलप हो जाएगा। पहले कोई मीडियम नहीं होता, तो यहां पे मीडियम डेवलप हो जाता है। बिल्कुल किंग का कहना सही है, अगर ये वेपराइज करते हैं तो यहां इलेक्ट्रोड्स की जो लाइफ है वो थोड़ी सी खतरे में आ जाती है। लेकिन यार ये वापस से ना कंडेंस होकर इलेक्ट्रोड्स पे चला जाता है, तो बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होती लाइफ, बट डेफिनेटली बाकी सर्किट ब्रेकर्स के कंपैरिजन में यहां इलेक्ट्रोड्स का वियर एंड टियर ज्यादा होगा। ठीक है, देवाशीष इंस्टेंटली वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हाई करंट को एकदम से जीरो नहीं कर सकते ना, आप हाई करंट को एकदम से जीरो नहीं कर सकते। समझ आया। अब आखिरी आता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, जैसे इसको ट्रांसफार्मर के अंदर यूज कर सकते हो। यहां ऑयल एक मीडियम होता है विच इज द आर्क क्वेंचिंग मीडियम। ऑयल क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम। तो ऑयल क्या करता है, आर्क की जो हीट है, आर्क की हीट को कैरी कर लेता है। तो एक बार पढ़ते हैं, यहां पे कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल। और इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ये तो आप ट्रांसफार्मर में पढ़ते ही हो भाई कि ऑयल एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब देखो, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट आर इमर्स्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग ऑयल। जैसे ही सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट टेक्स प्लेस, then arc is इनिशियलाइज्ड। ठीक है, आर्क इज इनिशियलाइज्ड। तो ऑयल यहां पे वेपराइज हो जाता है यार टेम्परेचर की वजह से, और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आर्क के अराउंड बना लेता है एक हाइड्रोजन बबल। आर्क के अराउंड क्या बना लेता है ये, हाइड्रोजन बबल। ऑयल डिकम्पोज होगा, ऑयल डिकम्पोज होता है तो आप ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हो, इट गेट्स कन्वर्टेड टू गैसेस। अब वो गैस जो है ना आर्क के चारों तरफ एक बबल बना लेगी। अब ये गैस क्या करती है ना, आर्क की हीट को ट्रांसपोर्ट करा देती है। तो आर्क का टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हाईली कंप्रेस्ड गैस बबल अराउंड द आर्क, ठीक है, प्रिवेंट्स रीस्ट्राइकिंग ऑफ द आर्क आफ्टर द करंट रीचेज जीरो। आप लोग ये तो जानते हो ना, करंट हर आधी साइकिल के बाद जीरो होता है। करंट एक आधी साइकिल के बाद जीरो होता है। तो जब करंट जीरो होगा तो आर्क दोबारा नहीं बन पाएगी ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बबल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो होते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज किया जाता है, और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर कम से कम ऑयल का यूज करना है।
तो बल्क ऑयल के अंदर क्या होता है, ये आर्क क्वेंचिंग मीडियम तो होता ही है, बट ये इंसुलेटिंग मीडियम भी माना जाता है। तो सर्किट ब्रेकर और करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स के बीच में ये एक इंसुलेटिंग मीडियम का भी काम करता है, इसीलिए यहां पे ज्यादा ऑयल यूज किया जाता है। देखो यहां दिखा रखा है ना कि इस लेवल तक आपने ऑयल भरा है, तो बल्क ऑयल है। अब यहां पे क्या लिखा है, वर्किंग प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स आर सेपरेटेड आर्क इज जनरेटेड। आर्क क्या करेगी, आर्क ऑयल को डिकम्पोज करेगी, डिकम्पोज करेगी तो गैस बबल बनेगा, गैस बबल बनेगा तो ये आर्क को दोबारा रीस्ट्राइक होने से रोकेगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, या ये कह दो ऑयल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। हाइड्रोजन बबल से आर्क क्यों नहीं बनेगी ध्रुव, क्या होगा, जहां हाइड्रोजन बबल आ गया तो बीच का मीडियम खत्म हो गया, बीच का मीडियम खत्म हो गया। आप हाइड्रोजन से बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐसा ना के बराबर चांस होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वरना बचेगा क्या, प्रोटॉन बचेगा। तो बेटा इसीलिए हाइड्रोजन क्या करती है ना, उसके चारों तरफ के मीडियम को हटा के एक बबल बना लेती है, एक तरह से ये मान लो उसे कवर कर लेती है। अब जब मीडियम ही नहीं है बीच में तो दोबारा से आर्क कैसे आएगी, समझ गए। हाइड्रोजन खुद मीडियम का काम नहीं करेगा ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, ठीक है। अब मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, यहां पे बस ऑयल को एज इंटरप्टिंग मीडियम की तरह यूज किया जाता है, यहां इंसुलेटिंग की तरह यूज नहीं करते हैं, बस इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है। सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ ऑयल। समझ आया ना, समझ आया। तो बेसिक चीजें पढ़नी है यार, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं पावर सिस्टम की हर यूनिट एक फील्ड है। अगर आप वैसा पढ़ना चाहते हो तो बेटा फिर एमटेक में आप कीजिए या पीएचडी में आप कीजिए, तो आप हर जगह ये चीज कर सकते हो। लेकिन बीटेक में अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा पावर सिस्टम ना आपके कम से कम 2 से 3 सेमेस्टर, बल्कि ज्यादा ही 4 सेमेस्टर भी खा लेगा, तब भी पावर सिस्टम निपटेगा नहीं। पता हमारे कॉलेज में पूरी की पूरी पीएचडी कर रहे थे लोग लोड फ्लो में, सोच के देखो, लोड फ्लो में आप लोगों के लिए वो 6-7 घंटे की यूनिट है, लेकिन उसमें पीएचडी भी हो सकती है। तो बेटा इंजीनियरिंग एक इतनी वास्ट फील्ड है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो बहुत लोग हो सकता है आपको भटकाने की कोशिश करें, लेकिन बेटा मैं ये मानता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 12 से 15 सब्जेक्ट बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। अब अगर हर टीचर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज देने लग गया ना एक एक सब्जेक्ट में, तो आप लोगों के इतने मोटे मोटे नोट्स हो जाएंगे कि भाई डिक्शनरी भी क्या चीज़ होगी, क्या तो पीएचडी वालों के पास भी मटेरियल होता होगा, इतना आपके पास होगा, बट उतना मटेरियल आपको लाइफ में आगे नहीं लेके जाएगा। देखो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सर नॉलेज और सक्सेस प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉलेज प्लस a lot of factors contribute to success. Knowledge itself is not the single factor. और sometimes तो knowledge एक फैक्टर होती भी नहीं यार। अब आप ये सोचो जितने भी नेता लोग होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, तो नॉलेज तो एक है ही नहीं ना एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ध्रुव यार इसमें से छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का क्या यूज है, आप बोलोगे आर्क क्वेंचिंग मीडियम एज वेल एज इंसुलेटिंग मीडियम। तो बेटा बहुत सारे फैक्टर एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम टेम्परामेंट हो गया, फिर आपका एटीट्यूड हो गया, फिर आपका माइंडसेट की पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे इतना डट जाओगे ना तो एग्जाम से बहुत दूर चले जाओगे। और मैं ये मानता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए यार बीटेक के साथ एक एग्जाम निकालना खुद में बहुत बड़ी बात होती है। एक इंटेलिजेंट आदमी या आईआईटीएंस के लिए हो सकता है जर्नी थोड़ी सी आसान हो, ठीक है, लेकिन आपके लिए जब आप एक एवरेज कॉलेज को बिलोंग करते हो, कॉलेज ने 4 साल बर्बाद कर दिए, अब आपको 1 शॉट में 15 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो फिर भाई जर्नी उतनी टफ हो जाती है। सर तो पैसा पड़ी या नॉलेज, पैसा बढ़ा या नॉलेज, यार देखो डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में हो। अब देखो जैसे मुझे जो नॉलेज है वो मेरे लिए अर्निंग कर देती है, वो मुझे पैसा कमा के दे देती है। कुछ जगहों पे नॉलेज मैटर नहीं करती यार। अब जैसे मान लो कोई रिक्शा चलाने वाला है या कोई हलवाई है, ठीक है, या फिर कोई मिठाई वाला है, तो यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ से मैटर करेगी।
वहां उनकी स्किल मैटर करती है। तो ओवरऑल यार देखो, अगर लाइफ में आपको कहीं जॉब करनी है, कोई अच्छा काम करना है, कोई बड़ा बनना है, स्किल मैटर करेगी। ये जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, ये आपको एग्जाम क्रैक करा देगी, उसके आगे स्किल डेवलप करना पड़ेगा जिस भी फील्ड में काम करते हो। तो कंसेप्चुअल नॉलेज का जब पर्पस ही सिर्फ एग्जाम क्लियर कराना है, तो कंसेप्ट उतना डेवलप करो जिससे एग्जाम निकल जाए। उसके बाद जिस जॉब में जाते हो या हायर स्टडीज में जाते हो, जिस पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करते हो, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना। जैसे पीएचडी में क्या होगा ना, इलेक्ट्रिकल का एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक खुद में एक एक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, खुद में एक एक जब फील्ड बन जाएगा मेरे भाई, तो फिर उस एक एक फील्ड पे भर के रिसर्च कर लेना। सही है ना। चल अब मेरे को आंसर देंगे। इन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। बताओ, इन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल इज यूज्ड फॉर, बताओ भाई फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। प्रसन्नजीत बेटा, अभी तो और इनिशिएटिव्स आएंगे, अभी और मचाएंगे, बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। क्या आएगा भाई? सी। परफेक्ट, आंसर विल बी सी। अगला देखें, करंट चॉपिंग फिनोमिना इज मोस्ट सिवियर इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ट्रू और फॉल्स? करंट चॉपिंग फिनोमिना इज मोस्ट सिवियर इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ट्रू और फॉल्स? बताओ यार फटाफट, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, बहुत बढ़िया, इट इज ट्रू। अगला देखो, इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर्क इज फॉर्म्ड विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, बिना किसी मीडियम के आर्क बन जाती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिना किसी मीडियम के आर्क बन जाती है, ये फॉल्स है, क्योंकि यहां पे मीडियम क्या होता है? मीडियम आर मेटल वेपर। मेटल के जो वेपर होते हैं वही आपका मीडियम का काम करते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो यार यहां पे बात खत्म हो जाती है सर्किट ब्रेकर की। कल के सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे सर्किट ब्रेकर पे, तो मैं आपको क्वेश्चन लगवाने वाला हूं कल। ठीक है, और ये बेटा नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 15th, यानी इसी मंडे से। तो आपको अगर इस बैच का हिस्सा बनना है, यू कैन यूज द कोड अंकित ESC, अंकित ESC। ठीक है, अब अंकित ESC से आपका 1 ईयर का फीस क्या होगा? 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। और बेटा ये जो डिस्काउंट अभी आपको ऑफर हो रहा है 10%, ये बहुत जल्द हो जाएगा 5%, इसीलिए जल्दी से जल्दी 2 ईयर में आ जाओ, ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहे और बिना किसी इंटरेस्ट के आप EMI पे ज्वाइन कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा बेटा अंकित ESC कोड से आपका 1 ईयर का आइकॉनिक होगा 45,225 और 2 ईयर का होगा 66,600। तो 2 ईयर के लिए जाओ जहां पे आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाए और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है भाई, और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। हियर यू कैन ऑल्सो मैसेज मी वेन एवर यू वॉन्ट टू, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। और अभी मैं इस टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं टेलीग्राम चैनल लिख रहा हूँ, इस पे मैं आपके लिए PDF डाल दूंगा पिछले और इस लेक्चर की। और ये बेटा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे यू कैन कम फॉर डिस्कशन। नीचे वाला लिंक ग्रुप का है, ऊपर वाला लिंक आपका चैनल का है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।